नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी अब बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमेंट करना होगा। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का डिस्कशन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जा के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दोस्तों, आज का सेशन जो है वो केजीएस के द्वारा, खान सर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का आज का सेशन जो है वो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 12। ओवरऑल टेस्ट जो हुआ है वो 26वां हुआ है, जिसमें से 12 जो है ये फुल लेंथ टेस्ट है। उसी का आज के सेशन में डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें नवपाषाण युग के दौरान भारतीय उपमहाद्वीपीय में उगाई जाती थी? कौन सा फसल जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में उगाई जाती थी? तो चावल, गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, चावल, गेहूं और जौ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। नवपाषाण युग के अंत में मनुष्यों द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया जाता था? लोहा का, कांसा का, तांबा या चांदी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत में कौन सा ताम्र पाषाण स्थल घड़ों के समरूपी आइसोसेमेट्रिक पुनर्निर्माण से जुड़ा है? इनाम गांव, आहार, गिलुंड, दैमाबाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनाम गांव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जौ की सबसे बड़े पैमाने पर खेती के पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? वनावली, कोट दीजी, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वनावली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस प्राचीन सभ्यता में हड़प्पा की पृथ्वी देवी के समान उर्वरता देवी की पूजा की जाती थी? मेसोपोटामिया में, मिस्र में, चीनी या यूनानी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। अंतरजातीय संघर्षों के समय कौन से आर्य कुल शासक कुल थे और जिन्हें पुरोहित वशिष्ठ का समर्थन प्राप्त था? पुरु और कुरु, भरत और त्रिशु, पंचाल और कुरु या पुरु और पांचाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरत और त्रिशु। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हस्तिनापुर में उत्खनन का कार्य जो है वो निम्नलिखित में किसके निर्देशन में किया गया था? राखल दास बनर्जी, बीवी लाल, एस वक्स या आर डी बनर्जी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीवी लाल। हस्तिनापुर जो वर्तमान में मेरठ जिले में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सिकंदर के आक्रमण के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कौन से दो शासक जो है वो प्रसिद्ध थे? चंद्रगुप्त सैलुकस या अभी या पोरस? बिंदुसार, घनानंद, बिंबिसार और अजातशत्रु? कौन से दो शासक जो है वो प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अम्बी और पोरस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। महावीर ने दुख और सुख दोनों पर विजय प्राप्त कर कैवल्य प्राप्त करने के लिए कौन सी उपाधि जो है वो अर्जित की थी? बुद्ध, तीर्थकर, चक्रवर्ती या जीन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्राचीन भारत के पंच चिन्हित सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन से सामान्य प्रतीक पाए जाते हैं? कौन सा सामान्य प्रतीक पाया जाता है? तो पहाड़ी, वृक्ष, मछली, बैल, हाथी और अर्धचंद्र? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर, पंचमार्ग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। किस शासक ने हुमायूं को मुगल सिंहासन पुनः प्राप्त करने के
उसके प्रयासों के दौरान सहायता देने से इनकार कर दिया था। कौन सा सहायक जो है शासक जो है वो उसको सहायता देने से इनकार कर दिया था? तो मारवाड़ के मालदेव, ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शेर शाह के समय फारसी के अतिरिक्त किस स्थानीय भाषा में अभिलेख रखा जाता था? हिंदवी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदवी। उस समय जो था फारसी वो राजकीय प्रशासन और दरबार की आधिकारिक भाषा की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। शेर शाह के शासन में परगना से ऊपर की प्रशासनिक इकाई जो है वो कौन सी थी? सरकार थी, प्रांत, जिला या तालुका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरकार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने किसका पालन पोषण किया? अब्दुल रहीम खाने खां, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हुमायूं ने अपने दरबार में शाही चित्रकला कार्यशाला स्थापित करने के लिए किन दो फारसी कलाकारों को आमंत्रित किया था? कौन से दो फारसी कलाकार थे? तो मीर सैयद अली अब्द उस समद, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस संधि के तहत 1693 में डचों द्वारा कब्जा किए जाने के बाद पौंडीचेरी जो है वो फ्रांसीसियों को वापस मिला? कौन सा वो संधि था? तो रिजविक की संधि, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। 1741 में पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? 1741 में पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल जो बना था वो जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्षेत्र में असंतोष बढ़ते असंतोष के एक नए विद्रोह का जन्म हुआ। इसके पहले 1830, 1836 और 1838 में अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, जिसमें अंतिम विद्रोह उनके शासक को अंग्रेजों के द्वारा पदच्युत किए जाने से भड़का था। इसके जवाब में अंग्रेजी अधिकारियों ने उस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण और कड़ा करने के लिए कई कानून लागू किए। उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का वर्णन किया गया है? कौन से विद्रोह का वर्णन किया गया है? पाइका, कोल, सूरत, नमक सत्य आंदोलन या सावंतवाड़ी विद्रोह? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सावंतवाड़ी विद्रोह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन से नेता सिंगापुर विद्रोह से जुड़े हैं? कौन से नेता जो है वो सिंगापुर विद्रोह से जुड़े हैं? सिस्टी खां, अब्दुल गनी और दाऊद खां, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। बागा जगतीन जो है वो बंगाल के युगांतर समूह के क्रांतिकारी थे, गदर संयंत्र से जुड़े थे, लेकिन सिंगापुर विद्रोह से उनका कोई संबंध नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन से नेता एनी बेसेंट की होम रूल लीग के काम से निकटता के से जुड़े थे? कौन सा नेता जुड़े थे? तो सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पॉल, अरविंदो घोष, रास बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सन्याल या बी.डब्ल्यू. वाडिया और सी.पी. रामास्वामी अय्यर? कौन से नेता जुड़े थे? तो ऑप्शन नंबर डी, बी.डब्ल्यू. वाडिया और सी.पी. रामास्वामी अय्यर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग करने वाला नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1925, 1926, 1928 या 1929? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। 1928 की नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश शासन के तहत भारत के स्वशासन के लिए एक संवैधानिक ढांचा प्रस्तुत करने का भारतीय राजनेताओं द्वारा किया गया पहला प्रयास था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22।
संविनय अवज्ञा आंदोलन में एक विराम को चिन्हित करते हुए गांधी इरविन समझौते पर सब कब हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर तो 5 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली से उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ ने क्या मांग की थी? क्या मांग किया था? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिशों को समर्थन देने के कांग्रेस के सशर्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? कौन था? तो विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथिगो, क्लीमेंट एटली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथिगो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के पहले राज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? चार्ल्स वुड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड स्टैनली, जॉन मार्लो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड स्टैनली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निपटारा खाता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा कथन? तो आरक्षित परिसंपत्तियों के साथ साथ तलड़ और गैर तलड़ देनदारियों में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। UG-99 जो है वो एक विषैला जंग रस्ट है जो मुख्य रूप से किस फसल को संक्रमित करता है? चावल, गेहूं, मक्का या जौ? तो ऑप्शन नंबर बी, गेहूं को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जनसांख्यिकी मापदंड जो प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है कहलाता है? क्या कहलाता है? तो जन्म दर, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि दर या निर्भरता अनुपात। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जन्म दर जो है वो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को मापता है। और जनसंख्या वृद्धि दर यह दर्शाता है कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन को मिलाकर एक अवधि में जनसंख्या जो है वो कितनी तेजी से बढ़ती है। और निर्भरता अनुपात जो है वो आश्रित आयु समूह, बच्चों और बुजुर्गों की तुलना कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या से करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अशोषित जन्म दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? अशोषित तो यह एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या पिरामिड का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? कौन सा कथन करता है? तो यह जनसंख्या के आयु लिंग वितरण को ग्राफिक रूप में प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। जब दो देशों के बीच किया गया व्यापार समझौता आयात या निर्यात के स्तर को प्रभावित करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है? कौन सी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है? तो भुगतान संतुलन में असंतुलन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन से या स्थिर विनिमय दर के लाभ है? पहला, विनिमय दर पर सट्टेबाजी के प्रतिकूल प्रभाव का कोई भय नहीं होता है। भुगतान संतुलन के असंतुलन का स्वतः सुधार सुनिश्चित करता है या दीर्घकालिक पूंजी प्रभाव को प्रोत्साहित करता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यह सिद्धांत बताता है कि जब दो मुद्राओं का विनिमय किया जा चुका है तो वस्तुओं की एक टोकरी का मूल्य समान होना चाहिए। सामान्यतः यह सिद्धांत अन्य विश्व की मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करने पर आधारित है। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है? उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो निरपेक्ष क्रय शक्ति समता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जब विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ता है अर्थात रुपए का मूल्य गिरता है तो इनमें से कौन सी स्थिति सबसे अधिक संभावित है? कौन सी स्थिति जो है वो सबसे अधिक संभावित है? तो रुपये में विदेशी सामान खरीदने की लागत जो है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्न भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक मानदंड उपयोग किया जाता है? तो निवेश और वार्षिक कारोबार, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। किसी भारतीय कंपनी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में पुनः वर्गीकृत किए जाने से पहले एक एकल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक समूह उसमें अधिकतम कितनी इक्विटी हिस्सेदारी रख सकता है? 10%, 20%, 25% या 50%? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यह मुख्य रूप से कोर बैंकिंग कार्य करते हैं, जैसे जमा स्वीकार करना, छोटे व्यवसायी, किसानों या सूक्ष्म उद्योगों सहित असेवित और अल्प सेविक समूहों को ऋण प्रदान करना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों या स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के विपरीत इनके संचालन में कोई भौगोलिक प्रतिबंध नहीं होते हैं। उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस बैंक का वर्णन किया गया है? भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, लघु वित्त बैंक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यदि लोग जमा की तुलना में अधिक नकद अपने पास रखते हैं तो मुद्रा जमा अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या शून्य हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। सट्टा मांग मुद्रा की मांग को किस रूप से संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर है संपत्ति को संचित करने के साधन के रूप में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष करों के कौन से लाभ हैं? समता, निश्चितता, लोचशीलता या नागरिक चेतना? तो इसका राइट आंसर है, इसमें से कौन सा जो है वो सही उत्तर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 चारों है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। वह स्थिति जिसमें कर आधार बढ़ने पर कर भी बढ़ता है लेकिन कर की वृद्धि की दर कर आधार की प्रत्येक अतिरिक्त वृद्धि के साथ घटने लगती है, उसे क्या कहा जाता है? तो अधोगामी कराधान, डिग्रेसिव टैक्सेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा से तमिलनाडु तक फैले पर्वतों की एक असंतत श्रृंखला है। यह पश्चिमी घाट से अधिक प्राचीन है और अत्यधिक नदी अपरदन के कारण खंडित संरचना प्रदर्शित करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह संधि जो है वो 1960 में विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान के बीच की गई थी। अब पश्चिमी नदियां जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब भारत को आवंटित की गई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो सही है। सिंधु जल संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली के जल संसाधन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किए गए थे। इस संधि में के तहत पश्चिमी नदियां जो सिंधु, झेलम और चिनाब के जल के अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया गया था, जबकि भारत के पास सिंचाई, घरेलू और गैर उपयोगों जैसे कुछ प्रतिबंध के साथ जल विद्युत उत्पादन के सीमित अधिकार हैं। सतलज, व्यास और रावी जैसी पूर्वी नदियां भारत को इसके अप्रतिबंधित जल के उपयोग के लिए आवंटित की गई थी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, हिमालयी श्रेणियां प्रायद्वीपीय, हिमालय श्रेणियां जो है वो प्रायद्वीपीय पठार की ओर उभरी और तिब्बत की ओर धंसी हुई है। दूसरा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर चौड़ाई बढ़ती है जबकि ऊंचाई पर घटती है। और सिपकिल्ला दर्रा जो लेह को शिमला से जोड़ता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 जो है वो गलत है। हिमालय की चौड़ाई जो है वो सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, न कि पश्चिम से पूर्व की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है जबकि चोटियों की ऊंचाई पश्चिम की ओर घटती है। और दूसरा जो है वो सिपकिल्ला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। नाको झील और राज्य, नाको झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। अब पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तवा जलाशय झील जो है वो मध्य प्रदेश में है। और अष्टमुडी झील जो है वो केरल में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ती है और भारत और बांग्लादेश सीमा का हिस्सा भी है? तीस्ता है, फेनी है, ब्रह्मपुत्र है या बराक है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो फेनी नदी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? तो अलास्का और कनाडा को अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस भी कहा जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। अब चलते हैं झीलों और उनके संबंधित क्षेत्रों के युग्मों पर विचार करना है और कौन सा सही सुमेलित है। टिटिका झील जो है वो दक्षिण अमेरिका, ये सही है। माराकाइवोवा झील जो है वो वेनेजुला के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, तो ये यूरोप में नहीं है। ओंटारियो झील जो है वो यह उत्तर अमेरिका की ग्रेट लेक्स श्रृंखला का हिस्सा है। और विक्टोरिया झील जो है वो यह अफ्रीका में स्थित है। तो इसमें से कौन सा युग्म है जो है वो सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी, 3 जो युग्म है जो वो सही सुमेलित है, 1, 3 और 4। और माराकाइवोवा झील जो है वो वेनेजुला दक्षिण अमेरिका में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलप्रपात है और राज्य है। दूध सागर जो है वो गोवा में है। बड़काना जो है वो कर्नाटक में है। किलियर जो है वो तमिलनाडु में है। और खंडा धार जो है वो ओडिशा में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 1, 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, भारत जो है वो एल्युमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अब भारत जो है वो वस्त्र और परिधानों का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत में राजस्थान जो है वो टीन का एकमात्र उत्पादक है। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, 1 और दूसरा जो कथन वो सही है। राजस्थान जो है वो भारत में टीन का एकमात्र उत्पादक नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी टीन का उत्पादन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। कश्मीर के कड़ेवा में निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए जाना जाता है? कश्मीर का कड़ेवा, सेब, केसर, अंगूर या बादाम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केसर के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पर्सल जो है वो एक घूमते हुए तारे से उत्पन्न होते हैं और रेडियो तरंगे भेजते हैं। न्यूट्रॉन तारा तब बनता है जब कोई तारा चंद्रशेखर सीमा को पार कर जाता है। और लाल दानव तब बनता है जब किसी तारे में हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों युग्म जो है वो सही है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, जोवियन ग्रह आकार में सबसे बड़े होते हैं और इनकी संरचना जो है वो गैसीय होती है। स्थलीय ग्रहों का घनत्व जो है वो कम होता है और इनकी सतह जो है वो ठोस और सैल युक्त होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो सही है। स्थलीय ग्रह जो होता है ये बहुत छोटे होते हैं और इनका घनत्व जो है वो अधिक होता है और यह मुख्य रूप से चट्टान और धातु से बने होते हैं। इनकी सतह जो है वो ठोस होती है। ये इनका घनत्व जो है होता है वो अधिक होता है और ये बहुत छोटे होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस नगर को नहरों का नगर कहा जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग, वेनिस, ब्यूनस आयरस, बहरीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेनिस को नहरों का नगर कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से अफ्रीका की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कांगो, जाम्बेसी, लिम्पोपो या नील नदी। तो ऑप्शन नंबर सी, लिम्पोपो नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57। इंडोनेशिया के निम्नलिखित द्वीपों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। पहला जो है वो सुमात्रा, जावा, वाली और लोम्बोक। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। ये बादल जो है वो फले फूले सफ़ेद या हल्के धूसर रंग के होते हैं जिनका आधार जो है वो समतल होता है और अक्सर रुई के गोले या फूल गोभी जैसे दिखाई देते हैं। ये तब बनते हैं जब गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठती है और ठंडी होती है और स्थानीय संवहन के कारण संघनित हो जाती है। उपरोक्त विवरण में किस प्रकार के बादलों का उल्लेख किया गया है? तो क्यूमलस, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियम को दर्शाता है और हमेशा ऊपर की ओर होता है? तो इसका ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो भूजल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है जिससे शिशुओं में बीमारी या मृत्यु हो जाती है? फ्लोरीन, नाइट्रेट, पारा या सीसा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो नाइट्रेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61। ट्रांस फैट तेलों में डैश परमाणुओं को जोड़ने की प्रक्रिया से बनते हैं और यह लंबी सेल्फ लाइफ सुनिश्चित करते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक तापमान क्षमता 1 होती है और इसे अन्य ग्रीन गैसों की तुलना के लिए आधार माना जाता है। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड की GWP बहुत अधिक होती है और यह CO2 की तुलना में बहुत अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। संविधान सभा की समितियों और उनके अध्यक्ष के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। प्रारूप इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रारूप समिति जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये सही है। भाषाई प्रांतीय आयोग SK द्वार। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। कर्मचारी डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे जो संविधान के अंतिम संस्करण का मसौदा तैयार करने के लिए उत्तरदायी थे। राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्टाफ और कर्मचारी वित्त समिति के अध्यक्ष थे, न कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ये राजेंद्र प्रसाद थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, संसदीय प्रणाली पूर्णतः शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है
और दूसरा जो है वो भारतीय संविधान के ने ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। संसदीय प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का कड़ाई से पालन नहीं करती है। इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से चुनी जाती है, जिससे दोनों शाखाओं के बीच निकट संबंध और सहयोग उत्पन्न होते हैं। यह मौलिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली से अलग है, जो विधायिका और कार्यपालिका के बीच अस्पष्ट पृथक्करण पर जोर देती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसका सबसे मूल्यवान भाग बताया और उसे संविधान की आत्मा भी कहा था? के.एम. मुंशी, अर्नेस्ट वेकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित ठाकुर दास भार्गव। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उसका राइट आंसर है, पंडित ठाकुर दास भार्गव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, किसी अन्य देश के साथ सीमा विवाद का निपटारा करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देश को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन आवश्यक होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस कारक ने भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की गैर न्याय संगत और गैर परिवर्तनीय प्रकृति में योगदान दिया है? विशाल विविधता, स्वतंत्रता के दौरान वित्तीय संकट, भारत में समाजवाद। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा जो है वो सही है। भारत में समाजवाद जो है ने डीपीएसपी की सामग्री और उद्देश्यों को प्रभावित किया है, लेकिन उनकी परिवर्तनीयता को प्रभावित नहीं किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। मौलिक कर्तव्य की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये गैर न्यायिक प्रकृति के होते हैं। ये नागरिकों और विदेशी दोनों को पर लागू होते हैं। इसमें नागरिक और नैतिक कर्तव्य जो है वो शामिल होते हैं। ये कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4 जो है वो सही है। ये नागरिकों और विदेशियों पर लागू होते हैं, ये जो है वो गलत है। ये केवल नागरिकों पर होते हैं, विदेशी पर नहीं होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के उपराष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि निम्नलिखित में से किस देश से ग्रहण की गई है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा, आयरलैंड या जापान से? तो ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित निम्नलिखित समितियों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। बलवंत राय मेहता समिति जो है वो 1957, और जीवी के राव समिति जो है वो 1985, और गॉडगिल समिति जो है वो 1986, और एल.एम. सिंघवी समिति जो है वो 1988। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 4, 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। बोडो डोगरी मैथिली संताली को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 71वां, 92, 58वां या 61वां? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 92। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायिका को चुनावी विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 332 का बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका के प्रमुख
घटक है। राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, अटॉर्नी जनरल, मंत्रिपरिषद या सॉलिसिटर जनरल। उपरोक्त में से सही कथन का चयन करना है। कौन सा सही है उत्तर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। हाल ही में किस देश द्वारा ऑपरेशन डेविल हंट जो है वो चलाया गया था? भारत के द्वारा, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल? तो डेविल हंट जो है वो बांग्लादेश के द्वारा चलाया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने फरवरी 2025 में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया था। इस अभियान का उद्देश्य जो है वो छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुए हिंसक हमलों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कथित वफादारों पर कार्रवाई करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में वन पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में एकीकृत करने की पहल शुरू की थी? ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77। मैथिली पुस्तक बनारस आहम के लेखक कौन है? तो नेहा झा मनी, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। हाल ही में किस स्थल को भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79। दुनिया की पहली निजी अंतरिक्ष यात्रा जो है वो किस मिशन के दौरान की गई थी? आर्टेमिस 1, पोलारिस, डॉन, गगनयान या इंस्पिरेशन 4? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोलारिस डॉन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से भारत की पहली स्वदेशी सर्जित कल रोबोटिक प्रणाली का नाम जो है वो क्या है? शैल्य है, SSI मंत्र है, आरोग्य वाट है या सुश्रुत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SSI मंत्र है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ग्रामीण महिलाओं के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब या ओडिशा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। किस IIT संस्थान ने स्वदेशी रूप से विकसित अवैध लाइट बुलेट प्रूफ जैकेट को डिजाइन करने के लिए DRDO के साथ सहयोग किया है? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मुंबई या IIT मद्रास? तो ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। छात्रों को वैज्ञानिक अनुसंधान में शामिल करने के लिए एक दिन वैज्ञानिक के रूप में पहल जो है वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में किस समुदाय ने अपने पशुधन की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ग्रेजिंग कॉरिडोर मार्ग बनाने की मांग की है? गुज्जर, गद्दी, धनगढ़ या टोडा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो धनगढ़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। खो खो जो है वो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार, सलमान खान, विराट कोहली या रणवीर सिंह? तो खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर जो है, जो ऑप्शन नंबर बी, सलमान खान को बनाया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86। ऑपरेशन फाल्कन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह असम पुलिस और सीमा सुरक्षा बल BSF के द्वारा शुरू किया गया संयुक्त शिकार रोधी अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य गैंडे के शिकार करने वाले नेटवर्क को समाप्त करना और अवैध वन्यजीव व्यापार पर रोक लगाना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। ऑपरेशन फाल्कन जो है वो
गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार से निपटने के लिए असम पुलिस और असम वन विभाग का एक संयुक्त अभियान है, न कि बीएसएफ का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सेटल विलेंटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया है? कौन सा मंत्रालय है? तो इस्पात मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थित है। यह घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देकर और आयात निर्भरता को कम करके मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन जो है वो गलत है। ये जो है वो दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कांडला बंदरगाह पर मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत का पहला 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो चालू किया है, न कि मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है वो निम्नलिखित में से किस शहर में आवंटित किया गया है, उद्घाटित किया गया है? नई दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलोर या हैदराबाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में, बेंगलोर में, चेन्नई में या हैदराबाद में? तो ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण है? आयु स्कैन, वेदा पल्स, आयु टेक, नाड़ी तरंगिनी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाड़ी तरंगिनी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। भारत के किस शहर में हाल ही में कॉमन्स के शासन पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण संवाद जो है वो आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, कोलकाता, गांधीनगर या चेन्नई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। बिहार सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक पोर्टल का नाम जो है वो क्या रखा गया? तो बिहार आइडिया फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर जो है वो कौन सा शहर सबसे कम रहने योग्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, दमिश्क, सीरिया का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। किस राज्य ने महिलाओं को सुलभ और अनौपचारिक न्याय प्रदान करने के लिए नारी अदालत जो है वो पहल शुरू की है? सिक्किम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। स्थिर साइकिल की तुलना में गतिशील साइकिल को संतुलित करना आसान होता है क्योंकि जायरोस्कोपिक प्रभाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। हाल ही में समाचारों में रहे शब्द बायोसेंसर का कौन सा कथन जो है वो सबसे अच्छे वर्णन करता है? तो बायोसेंसर जो है वो क्या है? तो यह किसी विशिष्ट पदार्थ का पता लगाने के लिए एक जैविक तत्व और एक ट्रांसड्यूसर का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से संयुक्त पहलों का के उदाहरण क्या है? कंपोजिट फ्रूट, अमरूद है, केला, कटहल या स्ट्रॉबेरी? तो इसमें से कौन सा कथन जो वो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त फल जो है वो ऑप्शन नंबर डी, सी जो है वो कटहल है। कटहल जो है वो कंपोसाइट फल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। विषाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो बैक्टीरिया फोज ये विषाणु हैं जिन्हें बैक्टीरिया मार देते हैं। तो बैक्टीरिया फोज या फेज ऐसे वायरस हैं जो विशेष रूप से बैक्टीरिया की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100।
महासागर के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं? रेले परिकीर्णन, जल में नीले रंग के खनिजों की उपस्थिति, जल द्वारा उच्च तरंगदैर्घ्य का चयनात्मक अवशोषण या आकाश का परावर्तन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। हुक का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हुक का नियम है वो किससे संबंधित है? प्रत्यास्थता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। शलाका या शंकु कोशिकाएं जो है वो मानव शरीर के किस भाग में मौजूद रहती है? उंगलियों में, आंख में, हृदय या मस्तिष्क में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंख में रहती है। अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रोटॉन का जो खोज किया था वो रदरफोर्ड, और इलेक्ट्रॉन का खोज जो है वो थॉमसन। न्यूट्रॉन का खोज जो है वो चैडविक, और पाई मेसन का खोज जो है वो याकावा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 4 1 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 104। परमाणु ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, यह परमाणु ऊर्जा के नाभिक से निकलने वाली ऊर्जा का एकमात्र रूप है। यह ऊर्जा विखंडन और संलयन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से विस्फोटक रूप से मुक्त हो सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही गलत है ना ही दो, दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। पनडुब्बियों के पानी में डूबे रहने के दौरान समुद्र की सतह के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोस्कोप, पेरिस्कोप, रडार या स्पेक्ट्रोस्कोप? तो इसका राइट आंसर है पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। पृथ्वी की भूपटल में मौजूद तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सोडियम जो है वो सर्वाधिक हल्की धातु है। एस्टेटाइन पृथ्वी की प्रॉपर्टी में मौजूद सर्वाधिक दुर्लभ तत्व है। सोना जो है वो बिजली का सर्वोत्तम सुचालक है। या प्लूटोनियम जो है वो सर्वाधिक रेडियो टॉक्सिक धातुओं में से एक है। कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4 जो है वो सही है। लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है, ना कि सोडियम है। और चांदी जो है वो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है, ना कि सोना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। कौन सा विटामिन अपने रासायनिक नाम से सम्मिलित नहीं है? कौन सा विटामिन? तो विटामिन B11 टोकोफेलोर, विटामिन B2 जो है वो राइबोफ्लेविन, विटामिन B7 जो है वो बायोटीन, विटामिन K जो है वो फाइलोक्विनोन। तो विटामिन ए जो है वो विटामिन B11 जो है वो जिसे फॉलिक एसिड कहते हैं, जो एक जल में घुलनशील विटामिन है। टोकोफेलोर जो है वो विटामिन ई को कहते हैं, विटामिन ई को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 108। न्यूट्रिनो के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो वे द्रव्यमान वाले सबसे हल्के उपपरमाणिक कण है और परस्पर छिन्न अभिक्रिया करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। बोसोन QRD लैब QPIAI भारत में किस क्षेत्र में विशेषता वाले प्रमुख स्टार्टअप है? क्वांटम जीव विज्ञान या क्वांटम प्रौद्योगिकी? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। भारत के गगनयान मिशन के परियोजना निदेशक जो थे वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो डॉक्टर R हटन, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। हाल ही में किस देश ने चंद्रयान 1 उपग्रह जो है वो लॉन्च किया? ईरान, रूस, चीन या भारत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईरान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। लाइफाई प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह उच्च डेटा संचालन के लिए दृश्य प्रकाश का उपयोग करता है। इसके सिग्नल जो है वो वाईफाई की तरह दीवारों के आर पार भी जा सकते हैं। यह पारंपरिक वाईफाई की तुलना में उच्च डेटा गति प्रदान करता है। यह ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच सीधी दृष्टि रेखा में सर्वाधिक कुशल कार्य करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 3 और
1, 3 और 4 जो है वो कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में समाचारों में रहा जूस शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से दर्शाता है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित एक अंतर्ग्रही मिशन है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के अन्वेषण के लिए एक नई तकनीक विकसित की है? कौन सा संस्थान है? तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। श्वेत प्लेग किस बीमारी का सामान्य नाम है? डेंगू का, तपेगी, मलेरिया का, टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तपेदिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। हाल ही में समाचारों में देखा गया एसिटालिनाइड क्या है? एसिटालिनाइड जो है वो एक कृत्रिम कार्बनिक यौगिक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली मल्टी बैरल एंटी ड्रोन बैराज हथियार प्रणाली का अनावरण किया है? रूस, अमेरिका, फ्रांस या चीन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चाइना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। हाल ही में समाचारों में रहा मिशन शक्ति जो है वो किससे संबंधित है? तो ग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। कौन सा अंतरिक्ष संगठन क्वांटम सेंसर का उपयोग करके अंतरिक्ष से गुरुत्वाकर्षण माप का प्रदर्शन करने वाला पहला संगठन बना है? तो राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। हाल ही में कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला पहला देश बन गया है? चाइना, भारत, अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भारत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है? तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 122। मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति में फंसी नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराने के लिए बिहार पुलिस द्वारा कौन सा विशेष अभियान चलाया गया है? ऑपरेशन मुक्ति, ऑपरेशन नया सवेरा, ऑपरेशन शक्ति या ऑपरेशन बचपन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन नया सवेरा। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो 173 फीट 53 मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 124। ब्रिटिश राज के दौरान पटना संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 अप्रैल 1917 को किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 2001 से 11 कितनी प्रतिशत रही है? तो 25.4% रही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। गंगा नदी बिहार के मैदानी भाग में सबसे पहले किस स्थान पर प्रवेश करती है? छपरा, भभुआ, आरा या चौसा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो चौसा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। बिहार का प्रथम रामसल स्थल कवरताल झील जो है वो किस जिले में स्थित है? बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा या नवादा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बेगूसराय कावड़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 का राज्य बजट कब प्रस्तुत किया था? तो 3 मार्च 2025 को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। बिहार बजट 2025-26 में किन स्थानों पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण की घोषणा की गई है? सीतामढ़ी, दरभंगा, गया और पूर्णिया, सुल्तानगंज और रक्सौल या बक्सर या मुजफ्फरपुर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुल्तानगंज और रक्सौल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। बिहार की कौन सी नदी सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गंडक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद किस राजवंश ने मगध पर शासन
करना शुरू कर दिया था। कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो शुंग वंश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। चंद्रगुप्त प्रथम का पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक जो है वो कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 320 ईसा पूर्व ईस्वी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। किस पाल शासक के शासनकाल में मुंगेर को राजधानी चुना गया था? तो देवपाल, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? कौन सा बिहार का अंतिम था? तो दाऊद खां करानी, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? कौन सा था? तो फर्रुखसियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। 1524 में अपने पिता की मृत्यु के बाद शेर शाह को सासाराम की जागीर किसने प्रदान की थी? बाबर, इब्राहिम लोदी, बंगाल के महमूद शाह, सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो सर अली इमाम, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। बिहार विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति जो थे वो कौन थे? तो मजहरूल हक थे, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। बिहार और बंगाल में भूमि पर काश्तकारों के अधिकारों को कब मान्यता की दी गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1885 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। नव नालंदा महाविहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। और 142 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। 143 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। 144 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। 145 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। 146 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। 147 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। 148 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। 149 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। 150 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने केजीएस के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है उसी का 12वां टेस्ट ओवरऑल टेस्ट जो हुआ है वो 26 हुआ है, जिसमें से फुल लेंथ टेस्ट जो है वो 12वां टेस्ट आज के सेशन में डिस्कस किया गया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों और भी सेशन के लिए और भी टेस्ट सीरीज़ के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।